पिछले एपिसोड में सुनले ने अपने आप को ब्लास्ट कर लिया था, जिसका वजह से वह पूरी जगह डिस्ट्रॉय होने लगी थी और इसीलिए वांगलिन तुरंत टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का यूज करके वापस आने के लिए रेडी हो गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो वापस अपने जगह पर आ गया था, जहाँ पर वो अपने आप को बचाने के लिए वार्निंग सोल का भी यूज करने लगता है। तब इसे देखते ही कुछ कल्टिवेटर बात करने लगता है कि ये तो ट्रांसफॉर्मेशन का अर्ली स्टेज में है, इसीलिए अगर हमने इसके खिलाफ में कोई एक्शन लिया तो शायद ये हमारे लिए बहुत अच्छा चांस होगा। अब इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे कल्टिवेटर इसके लिए रेडी हो गए थे और वे तुरंत अपने पावर का यूज करके उस पर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वार्निंग सोल इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसका वजह से वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। वहीं अब इसे देख बाकी लोगों की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी, जिसका वजह से वे सभी अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और सीनियर आ गया था, जबकि वहीं वांगलिन को ऐसा हालत में देख लीगुओ को इसके बारे में चिंता होने लगती है और इसीलिए वो इसे कहने लगता है कि मास्टर आप मुझे इस तरह से ना डराओ। मगर वहीं वांगलिन कहता है कि सोल डैमेज हुआ है और इसीलिए मुझे इसे जल्दी से रिकवर करने की जरूरत है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत अपने पावर का भी यूज करना शुरू कर देता है ताकि वो सोल डैमेज को जल्दी से सही कर सके। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वो सीनियर इसका सामने आ गया था, जो इसे कहने लगता है कि फ्रेंड क्या हो गया जिसका वजह से तुम्हारी ऐसी हालत हो गई। लेकिन वही हम देखते हैं कि वांगलिन इसके बारे में जान गया था और कहता है कि ये तो ट्रोल क्लैन से है। इसके बाद वो इसे बता देता है कि मोटर रिम का फ्रेगमेंट कोलैप्स हो गया, जिसके बारे में सुनते ही वो सीनियर भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और कहता है कि अगर सच में ऐसी बात है तो फिर मुझे लगता है कि वहाँ से बचकर निकलने वाला कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं हो सकता। और फिर वो इसे बताता है कि मैं ट्रोल क्लैन से चीहू हूँ। फिर वो वांगलिन से कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता और इसीलिए क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। लेकिन हम देखता है कि वांगलिन इसे अपना नाम जेंग न्यू बताता है। तब इसके बारे में सुनकर चीहू सोचने लगता है कि वर्मिलियन ब्लड स्टार के ऊपर जेंग सरने वाले तो केवल हाई लेवल वाले कल्टिवेटर हैं। जिसके बाद वो कहने लगता है कि ये इतने कम एज में ही ट्रांसफॉर्मेशन का अर्ली स्टेज में पहुंच गया और इसके अलावा ये तो साइलेंट रिल्म के वार्निंग सोल को भी कंट्रोल करने के लिए काबिल है, जिसका वजह से उसे लगता है कि ये जरूर किसी लेवल 5 वाले कल्टीवेशन कंट्री का कोर डिसाइपल होगा। अब इसी के बारे में सोचकर वो वांगलिन से कहता है कि क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ। जिसके बाद हम देखता है कि वांगलिन भी इसके लिए रेडी हो गया था और अब इसीलिए वो अपने वार्निंग सोल को वहाँ से हटा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चीहू ने भी अपने पावर का यूज करके यहाँ पर कोई बैरियर क्रिएट कर दिया था ताकि और कोई इनके बात को ना सुन सके। फिर वो वांगलिन से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में पूरा फ्रैंक होकर इसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि हम दोनों ही वर्मिलियन ब्लड स्टार से बिलोंग करते हैं और इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे कोई टोकन देकर देखने के लिए कहता है, जिसमें हम देखते हैं कि वहाँ का नजारा बहुत ही शानदार था और तभी वांगलिन को वहाँ पर इमोर्टल जेट का एक पूरा टुकड़ा दिखाई देता है। अब इसीलिए वो हैरान हो गया था कि क्या इमोर्टल में सच में ऐसा ट्रेजर है। तभी चीहू बताने लगता है कि मेरे ट्रोल क्लैन के एंसेस्टर वहाँ पर एंटर हुए थे, जहाँ पर काफी समय के बाद वो इसे खोजने में कामयाब हो पाए और ये जगह असल में इमोर्टल बीस्ट के द्वारा गार्ड है। मगर तभी उसी वक्त वहाँ पर एक साथ में बहुत सारे बैंड भी एक्टिवेट हो गए, जिसका वजह से उनको समझ में आ गया था कि वो अकेले यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपने डिवाइन सेंस का यूज करके बहुत सारे चीजों को रिकॉर्ड कर लिया और फिर उसके तुरंत बाद वो वहाँ से वापस आ गए। लेकिन वही हम देखते हैं कि वांगलिन को इसके बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और फिर वो चीहू से कहता है कि यह जगह तो बहुत सालों पहले खोजी जा चुकी है और इसीलिए मुझे लगता है कि किसी और ने भी इसे खोज लिया होगा। लेकिन इस पर चीहू कहने लगता है कि ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस जगह को और कोई बिल्कुल भी खोज नहीं सकता। लेकिन हम देखते हैं कि वो अभी इसे इसके रीजन के बारे में बताने के लिए रेडी नहीं होता और फिर वो वांगलिन से कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसके बारे में समझ सकते हो। लेकिन वही वांगलिन सोचने लगता है कि मैं तो चीहू के बारे में कुछ भी नहीं जानता, मगर इसके बाद भी वो मेरे साथ में टीम बनाना चाहता है और इसीलिए ऐसा लगता है कि उसे मेरा वार्निंग सोल पसंद आ गया। इसके बाद वो चीहू से कहता है कि हम दोनों भी उस जगह में इतना आसानी से एंटर नहीं कर सकते। तब इस पर चीहू कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में पूरा ईमानदार रहूंगा और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि हम दोनों के अलावा भी और कोई है जिसे कि मैंने इसके लिए इनवाइट किया है। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर हम तीनों ने एक साथ मिलकर काम किया तो फिर शायद हम इसमें जरूर कामयाब होंगे। इसके बाद वो इसे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय आने पर मैं सारे ट्रेजर को सही तरीके से बांट दूंगा। इसके बाद वो इसे कहता है कि तुम इसके बारे में सोचने के लिए टाइम ले सकते हो और फिर वो इसे कोई टोकन देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें आने का मन बन जाए तो फिर इसका यूज करके तुम सीधे मेरे पास में आ सकते हो। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था और फिर कहता है कि मैं तुम्हारा पार्टिसिपेशन का इंतजार करूंगा। लेकिन वहीं उधर हम देखता है कि वांगलिन को अभी इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती और कहता है कि मैं अपने इंजरी को रिकवर होने से पहले कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो अपने आप को रिकवर करना शुरू कर देता है, जहाँ कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि वो इमोर्टल एनर्जी का भी यूज करना चाहता था, लेकिन इसे यूज कर पाना अभी इसके लिए कोई आसान बात नहीं होती। जिसके बाद वो कहने लगता है कि मुझे अभी ट्रांसफॉर्मेशन के लेटर स्टेज में पहुंचने का वेट करना होगा, क्योंकि शायद उसके बाद ही मैं इसका यूज कर पाऊंगा, क्योंकि अगर इसके पहले मैंने कोशिश किया तो
इसके वजह से मेरी प्रीमोडियल स्पीड डैमेज हो जाएगी। इसके बाद वो कहने लगता है कि इस बार का ये ट्रिप बहुत ही फायदेमंद रहा क्योंकि ये इमोर्टल जेट नेचुरली फॉर्म हुआ है, जिसके वजह से इसकी इमोर्टल और आर्टिफिशियल तरीके से रिफाइन किए गए क्रिस्टल से काफी ज्यादा है। लेकिन अभी के लिए हम देखते हैं कि ये चीज भी इसके लिए यूजफुल नहीं होती और कहता है कि इसके लिए भी मुझे ट्रांसफॉर्मेशन के लेटेस्ट स्टेज में पहुंचने का वेट करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो गोल्डन आयरन पीस को देखने लगता है और कहने लगता है कि ये तो किसी डिफेंसिव इमोर्टल टूल के जैसे तो नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे चेक करने के लिए अपने पावर का भी यूज करने लगा था, जिसके अंदर बहुत सारे क्राफ्टमैनशिप होते हैं। फिर उसे पता चलता है कि ये चीज असल में कोई एंशिएंट जेट स्लिप है जिसे किसी इमोर्टल के द्वारा कार्व किया गया था। तभी हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इसे समझने के लिए कोशिश करने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कोई इमोर्टल इसके सामने आ गया था और वो कहने लगता है कि मेरा नाम टियान बाओ सेंग्रेन है और दुनिया का सबसे ताकतवर ट्रेजर को फोर्स करना मेरा विश है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि तबाही ने अचानक से अटैक कर दिया, जिसका वजह से मैं अपने पूरे लाइफ के मेहनत को कंटिन्यू नहीं कर सका। फिर हमें पता चलता है कि उसने गॉड शूटिंग कैरियर को पूरी तरह से सील कर दिया है, इसलिए फ्यूचर में अगर किसी डेस्टाइन पर्सन ने इस स्लिप को हासिल कर लिया तो फिर वो जाकर गॉड शूटिंग कैरियर को ले सकता है। लेकिन वही उधर हम देखता है कि वांग लिन भी इसके बारे में सुनकर काफी हैरान हो गया था और फिर कहता है कि क्या टियान बाओ सेंग्रेन के केव में अभी भी ये ट्रेजर होगा। फिर वो कहने लगता है कि इमोर्टल लिम के मटेरियल से बना हुआ ट्रेजर अर्थ के मटेरियल के सामने कुछ भी नहीं है, जिसका वजह से वो इस चीज को किसी भी कीमत पर मिस नहीं करना चाहता और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके बारे में पता लगाने के लिए तुरंत वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो गया था। अब इसके कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि वो इस केव को खोजने के लिए आ गया था, जहाँ वो कहने लगता है कि डालू शॉर्टसेक ने जितने भी इमोर्टल रिल्म के फ्रेगमेंट को रिकॉर्ड किया है, मुझे लगता है कि उन सभी में अब तक तलाशी हो गई होगी, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि इमोर्टल रिल्म बहुत ही बड़ा है, इसीलिए शायद वो केव इस जेट स्लिप में नहीं होगा। तभी अचानक से हम देखता है कि इसके ऊपर कोई अटैक करने वाला था, लेकिन वांग लिन अपने आप को बचा लेता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि कोई लड़का इसके तरफ भागते हुए आ रहा होता है और कहने लगता है कि फ्रेंड प्लीज तू मुझे बचा लो। लेकिन वही हम देखते हैं कि एक दूसरा लड़का इसका पीछा कर रहा था, जो वांग लिन से कहने लगता है कि इस मैटर से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि प्लीज तुम यहाँ से साइड हो जाओ। तभी वो लड़का वांग लिन से कहने लगता है कि ये आदमी मेरे इमोर्टल एनर्जी क्रिस्टल को छीनना चाहता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसका मारने में मेरी हेल्प करो, जिसके बाद हम उस क्रिस्टल को बांट लेंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि दूसरा लड़का आकर इसे पकड़ लेता है और कहने लगता है कि मैंने काफी मेहनत से उस क्रिस्टल को कन्विंस किया था, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो लड़का अपने आप को इसके हाथों से बचा लेता है और फिर वो वांग लिन से कहने लगता है कि हम दोनों ही वर्मिलियन ब्लड स्टार से बिलोंग करते हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें मेरी हेल्प करो। लेकिन वही हम देखते हैं कि वांग लिन इसकी कोई भी हेल्प करने के लिए रेडी नहीं होता और कहता है कि ये मैटर तुम्हारा है और इसीलिए तुम मुझे इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश ना करो। तभी हम देखते हैं कि दूसरा लड़का आकर फिर से इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी उस लड़के ने अपने आप को इसके अटैक से बचा लिया था और फिर वो वांग लिन से कहने लगता है कि अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करना चाहते तो फिर मैं तुम्हें भी परेशानी में डालूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो क्रिस्टल को वांग लिन की तरफ फेंक देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वांग लिन को अभी भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता और इसीलिए वो तुरंत इसे दूसरे लड़के को दे देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का भी इसके लिए से थैंक यू कहता है और फिर बताता है कि मैं कोई सुई सेक्टर से सीमा यून हूँ, लेकिन क्या मैं भी तुम्हारे बारे में जान सकता हूँ। तब हम देखते हैं कि वांग लिन भी इसे अपना नाम जेंग न्यू बताता है और फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन तभी सिमाई से कहता है कि मैंने कई दिनों तक इस पूरे जगह की तलाशी ली है और इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अब यहाँ पर कोई भी मोटल एनर्जी नहीं है। जिसके बाद वो इससे कहता है कि तुम्हें इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और फिर उससे कहता है कि अगर तुम्हारे पास में भी मोटर रिम का ट्रांसमिशन पॉइंट है तो फिर हम इसे आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। जिसके बाद वांग लिन सोचता है कि शायद इसके पास में भी इसके सेक्टर का इशू किया गया ट्रांसमिशन पॉइंट होगा, इसीलिए हम देखते हैं कि वांग लिन भी इसके लिए रेडी हो गया था और फिर उससे पूछता है कि मेरे साथ में एक्सचेंज करने के लिए तुम्हारे पास में क्या है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीमा यून भी इसे अपने पास वाला जेट स्लिप दिखाने के लिए रेडी हो गया था। तब इसे देखते ही वांग लिन कहने लगता है कि इसके वाले में तो वेस्ट में 5 लोकेशन है। जिसके बाद खुद सीमा कहने लगता है कि मेरे मैप में कुल 21 लोकेशन है, इसीलिए अगर मैं तुम्हारे मैप के ओवरलैप को हटा दूं और फिर अगर हम इसे एक्सचेंज करें तो इसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है। जिसके बाद हम देखता है कि वांग लिन भी तुरंत इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वे इसे आपस में बदल लेते हैं। तभी सीमा उसे कहने लगता है कि अगर कभी ब्रोकन सिल्वर स्टार में आने का कोई चांस हुआ तो फिर मैं जरूर ही वहाँ पर तुम्हें होस्ट करूंगा। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि सीमा यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था ताकि वो उस लड़के को चोरी के लिए सबक सिखा सके। वहीं वांग लिन सोचने लगता है कि अगर इसे इस तरह से देखा जाए तो मुझे लगता है कि डालू शॉर्टसेक ने जो रिकॉर्ड किया है वह तो इमोर्टल रिम का बहुत ही कम हिस्सा है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वांग लिन तुरंत वहाँ से निकल गया था, जहाँ पर कि वो अपने पावर का भी यूज करना शुरू कर देता है ताकि वो उस केव को आसानी से खोज सके। तभी इसी बीच हम देखता है कि वो इसे खोजने में कामयाब हो गया था, जिसे देख ली वो भी कहने लगता है कि ये तो टाइगर शेप वाला माउंटेन पीक है और इसीलिए क्या सच में
में यहाँ पर ऐसी कोई जगह है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन को इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती, इसीलिए हम देखते हैं कि वो अंदर जाने के लिए भी रेडी हो गया था जहाँ पर इसके सामने कोई डोर होती है। लेकिन हम देखते हैं कि वांग लिन ने इसे भी बहुत ही आसानी से खोल लिया था और अब इस तरह से वो इसे चेक करने के लिए अंदर भी आ जाता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लीगो को इसमें कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता और फिर वो कहने लगता है कि इस जगह को तो पहले किसी ने खोज लिया है और इसीलिए हमने इसे खोज कर अपना टाइम वेस्ट किया। मगर वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन अभी भी इतना आसानी से मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो अपने पावर का भी यूज करने के लिए रेडी हो गया था ताकि वो इसे और भी बारीकी से चेक कर सके। मगर तभी हम देखते हैं कि उसके पास वाला जेट स्लिप अपने आप ही बाहर आ जाता है और टियान बाओ की आवाज इसे बताने लगती है कि गॉड शूटिंग कैरियर इस केव के 10वें स्टोन चेंबर में सील है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन को इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर उसे साफ तरीके से दिखाई दे रहा था कि यहाँ पर केवल 9 चैम्बर हैं और इसीलिए उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये 10वां चैम्बर कहाँ है। मगर तभी टियान बाओ कहने लगता है कि गॉड शूटिंग कैरियर मेरे पूरे लाइफ की मेहनत है, इसलिए अगर इसने फिर से डे लाइट को देख लिया तो फिर इस तरह से मुझे अपने इस लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं होगी। तभी अचानक से हम देखता है कि नीचे वाली फ्लोर टूटने लगती है और फिर वो उसी समय अचानक से नीचे भी जाने लगी थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और कहता है कि अगर इस जगह को किसी ने खोज भी लिया होगा तो भी मुझे लगता है कि यहाँ के ट्रेजर को खोज पाना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जेट स्लिप अपने आप ही एक जगह पर जाकर कनेक्ट हो जाती है, जिसका वजह से इसमें कोई फंक्शन क्रिएट होने लगती है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर लगी हुई अजीब सी गेट ओपन हो जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन भी पता लगाने के लिए अंदर जाने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन उससे भी इस बात से हैरानी होती है कि पता नहीं यहाँ पर कौन सा मिस्ट्री होगा। मगर वहीं हम देखते हैं कि यहाँ के मसाल अपने आप ही जलने लगते हैं, जबकि वहीं हम देखते हैं कि इसके सामने कोई स्टैचू भी दिखाई देती है, जिससे देखा ऐसा लग रहा था कि वो कोई डिवाइन बीस्ट है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वांग लिन भी इस बात से काफी हैरान होता है और फिर सोचने लगता है कि कहीं यही चीज तो गॉड शूटिंग कैरियर तो नहीं है। इसके बाद वो जैसे ही यहाँ से आगे जाने की कोशिश करता है, हम देखते हैं कि उसमें लगे हुए डिवाइन बीस्ट एक्टिवेट हो गए थे, जो कि इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उनके बॉडी में सोल चेन बंधी हुई थी और इसीलिए वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि वांग लिन इस बात से काफी हैरान हो गया था और कहता है कि केवल सबसे छोटे वाले बीस्ट सोल के पास में इतनी बड़ी प्रेशर है, जो कि असल में 9 हेड वाले फ्लड ड्रैगन से भी ज्यादा पावरफुल है। फिर वो कहने लगता है कि इसीलिए इस सोल बीस्ट का नाम आयरन प्लेट पर मेंशन नहीं है, क्योंकि इसे सोल चेन में लॉक करके रखा गया है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके बारे में चेक करना शुरू कर देता है और इस तरह से उसे समझ में आ गया था कि वो अभी अपने कल्टीवेशन से इसका यूज नहीं कर पाएगा और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसे टेम्परेरी रूप से डीप स्लीप में डालने के लिए रेडी हो गया था। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि किसी ने भी इस ट्रेजर के बारे में उम्मीद नहीं किया होगा कि ऐसा ट्रेजर ट्रांसफॉर्मेशन का अर्ली स्टेज वाले के हाथ में आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत अपने पावर का यूज करना शुरू कर देता है, जिसका वजह से वे डिवाइन बीस्ट इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और फिर हम देखते हैं कि वे इसमें लॉक हो गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन इसे अपने पास में रखने के लिए रेडी हो गया था और कहने लगता है कि यह तो पूरी तरह से विश्व सोल के पावर के ऊपर डिपेंड है और इसीलिए मुझे यकीन है कि इसकी पावर मुझे निराश नहीं करेगी। तभी वो कहने लगता है कि ये भी साइज में सबसे छोटा है, इसीलिए शायद बीस्ट कंट्रोलिंग सर्किल इसे कैद कर लेगी। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर गॉड शूटिंग कैरियर अगर बैरियर के रूप में नहीं होता तो शायद ये मेरे स्पिरिचुअल पावर को सीधे एब्जॉर्ब कर लेता। इसके बाद हम देखता है कि वो इस पर भी अपने पावर का यूज करता है और इस तरह से उसने इसे भी बहुत ही आसानी से कैद कर लिया था। फिर वो कहने लगता है कि इस बार का ये ट्री बहुत ही फायदेमंद रहा, लेकिन असल में इसमें बहुत ही ज्यादा रिस्क भी है, क्योंकि अगर मैंने कोलैप्स हो रहे फ्रैगमेंट में थोड़ी सी भी लापरवाही की होती तो फिर मुझे लगता है कि मैं वहां से नहीं बच पाता। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो चीहू के इन्विटेशन के बारे में सोचता है, क्योंकि असल में इसे इमोर्टल जेट की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि आने वाले समय में इसके इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। फिर वो कहने लगता है कि अगर मेरी कल्टीवेशन इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन में पहुंच गई तो फिर मैं इस तरह से सीतू को जगा सकता हूँ और इसके अलावा मैं मुआन के लिए इमोर्टल हर्ब भी लेकर आ सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसमें कोई देरी नहीं करता और अब इस तरह से वो चीहू के पास में जाने के लिए निकल गया था। वहीं उधर हम देखते हैं कि चीहू के पास वाली टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लगती है, जिसे देख चीहू कहने लगता है कि फाइनली कोई यहाँ पर आ गया, लेकिन उसे भी पता नहीं होता कि ये दोनों में से कौन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि रेड बटरफ्लाई होती है, जो कि तुरंत ही अपने आइस पावर का यूज करते हुए इसके सामने आ गई थी। इसीलिए इसे देखते ही चीहू काफी खुश हो गया था और कहता है कि रेड बटरफ्लाई मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। लेकिन तभी रेड बटरफ्लाई से कहने लगती है कि अगर तुमने मुझसे जो कहा था वो गलत निकला तो फिर समझ लो कि इसका अंजाम बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तब इस पर चीहू से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस जेट स्लिप को मेरे ट्रोल क्लैन के एंसेस्टर ने इंस्क्राइब किया है और इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि वे इसके बारे में बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलेंगे। फिर वो कहता है कि अगर वर्मिलियन ब्लड स्टार के बारे में बात किया जाए और अगर वहाँ के क्लैन में कोई कल्टीवेशन कंट्री एग्जिस्ट करती है तो फिर मुझे लगता है कि इसमें केवल
केवल मेरे और तुम्हारे क्लैन है, जिसका वजह से मेरी और तुम्हारी फैमिली तो फ्रेंड हो गई, और इसीलिए मैं तुम्हें धोखा कैसे दे सकता हूँ। तब इस पर रेड बटरफ्लाई कहती है कि अगर तुम्हारे एंसेस्टर ने खुद इसे देखा है तो फिर मैं तुम्हारा इसमें साथ देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन वहाँ से जो भी आइटम हासिल होंगे उसमें से जेड कॉफिन को मैं लूंगी। लेकिन वही हम देखते हैं कि चीहू से इसके बारे में कोई गारंटी देने के लिए रेडी नहीं होता, और फिर वो इसे बता देता है कि ये बात उतनी सही नहीं है, क्योंकि आखिरकार इसमें मेरे और तुम्हारे अलावा और कोई भी है जो कि हमारे साथ इस मैटर में इन्वॉल्व होगा, और मैंने पहले से उससे प्रॉमिस कर दिया है कि अगर हम इसमें एक साथ में जाएंगे तो फिर वहाँ से हमें जो भी ट्रेजर हासिल होंगे हम उसे फेयर तरीके से आपस में बांटेंगे। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो अभी इसकी कोई बात मानने के लिए रेडी नहीं होता और कहता है कि मैं अपना किया हुआ वादा पूरा जरूर करूंगा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर रेड बटरफ्लाई उससे पूछती है कि वो कौन है। तब इस पर चीहू बताता है कि उसका नाम जेंग न्यू है, जो कि हम दोनों के जैसे ही वर्मिलियन ब्लड स्टार से है। मगर तभी हम देखते हैं कि वांग लिन भी यहाँ पर आ गया था, जिसे देखते ही चीहू कहता है कि तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, जबकि वहीं से देखते ही रेड बटरफ्लाई कहती है कि ये तो तुम हो। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना, और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।